लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद अब बारी सरकार गठन की है और इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन सरकार बनाने को तैयार है। वहीं टीडीपी और बीजेपी के बीच तो मंत्री पद को लेकर सहमति भी बन गई है और इसी बीच जेडीयू की ओर से कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिनसे सियासी तपिश बढ़ गई है। सभी मुद्दों पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो आज एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगा एनडीए। शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे एनडीए के नेता और 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण भी संभव है। तो शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन एनडीए की टीम जाने वाली है। 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण भी संभव है। ऐसे में आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए। कल बीजेपी में मीटिंग पर मीटिंग हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर 7.5 घंटे का मैराथन बैठक हुई और इस बैठक के तुरंत बाद शाह और नड्डा पीएम आवास पहुंच गए। इस बीच सहयोगियों ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। सरकार बनने से पहले ही जेडीयू ने कह दिया कि अग्निवीर वाली योजना को रिव्यू करने की जरूरत है। जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात होनी चाहिए, यानी कि गठबंधन के साथियों ने मैसेजिंग शुरू कर दी। मैसेज ये कि इस बार वन साइडेड फैसले नहीं, सबकी सहमति जरूरी होगी। और अब बीजेपी क्या करेगी, कोर इशू पर क्या रुख करेगा, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? सवाल तो ये भी, क्या नई सरकार में फैसलों की समीक्षा करने वाला डीआरएस भी लागू होगा? गठबंधन की सरकार और क्रिकेट मैच में ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर गेंदबाज को लगता है कि बैट्समैन आउट है और अंपायर नॉट आउट करार देता है तो फैसले को चुनौती देता है, डीआरएस लेता है, यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम। यही संकेत इस बार थर्ड टर्म वाली मोदी सरकार में भी दिख रहा है। शपथ ग्रहण से पहले ही मोदी सरकार के फैसलों पर एनडीए के साथ ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। अग्निवीर योजना को लेकर के हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। अग्निवीर वाले अग्निपथ पर नीतीश की पार्टी ने सियासी तीर चलाने शुरू कर दिए। इस पर आगे खुलकर बात करेंगे, लेकिन सवाल क्या मोदी 3.0 में डीआरएस आंशिक तौर पर लागू होगा या संपूर्ण तौर पर? नई सरकार में कौन कौन से पुराने फैसलों को चुनौती दी जाएगी? क्या गठबंधन के साथ ही पुराने फैसले पलटने वाले हैं? डीआरएस यानी फैसलों की समीक्षा को लेकर बीजेपी क्या करेगी? क्या अब की बार गठबंधन सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चलेगी? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम लोग लड़े, नरेंद्र मोदी जी को पॉइंट में रख कर के लड़े। ये सही है कि एनडीए ने मोदी को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा। ये भी ठीक है कि मोदी के नाम पर वोट पड़े भी, लेकिन इस बार ग्राउंड पर क्या कमी रही जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है? यूपी से लेकर बिहार, राजस्थान तक सबकी अपनी अपनी वजह। अगर कहीं कोई कमी हो गई है, अति उत्साही हम लोग हो गए, जिसके चलते सब हम लोग छोड़ दिया नरेंद्र मोदी पर, तो जिसके चलते कुछ घाटा हुआ है, व्यक्तिगत भी परिश्रम करें ताकि जनता में ये बात नहीं जाए कि साहब नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ हैं और बाकी एमएलए, बाकी कार्यकर्ता कुछ नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नहीं हार सकती। इस बार जो नुकसान हुआ है, हमने पहले भी कहा था, पूरी प्लानिंग के साथ समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा के या उनके द्वारा लगाए गए, जिस तरह से भी लगाए गए, उनके विचार के अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने मोटी रिश्वत दे करके भीतर घात में बता रहा हूं, अधिकारियों को ये छूट थी कि गरीब जनता, आम जनता के साथ क्या हो रहा था। खुलेआम चौराहे पे पुलिस लूट रही है और वो फीडबैक बड़े नेताओं के सामने क्या देता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा, आत्मविश्वास बहुत हो गया था, जीत रहे हैं 400 जीत रहे हैं, उसमें एक नहीं जीतेंगे तो उदासीन और निष्क्रिय हो गए। और कुछ जगहों पर आपस में जो है तालमेल नहीं मिला। इसके वजह अयोध्या के एक सांसद थे, उन्होंने एक बयान दिया जिसको उसका एक उन्होंने 400 पार के साथ जोड़ दिया कि नहीं 400 पार होगा। अति आत्मविश्वास, भीतरघात, आरक्षण पर बयानबाजी, इस तरह की बातों को कम सीटों की वजह बताया जा रहा है। लेकिन हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में क्या खराब परफॉर्मेंस की वजह यही है या फिर मुद्दे कुछ और हैं?
अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाया। असल में जो बात जेडीयू की तरफ से कही गई, उसी तरह की लाइन लेंथ पर कई और सियासी दलों के बयान सामने आए, लेकिन उनकी बात सुनाने से पहले एक बार जरा अग्निवीर वाली अग्निपथ योजना को समझ लीजिए। अग्निवीर बनाने वाली अग्निपथ स्कीम में युवा 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती हो सकते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल के आखिर में 25% तक अग्निवीरों को नियमित आधार पर सेवाओं में शामिल किए जाने की व्यवस्था है। अग्निवीर का वेतन 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए प्रति महीने है। इसके साथ ही वो जोखिम और कठिनाई भत्ते का भी हकदार है। 4 साल पूरे होने पर उन्हें पैकेज से लगभग 11,71,000 रुपए मिलेंगे और इस पर आयकर से छूट मिलेगी। अग्निवीरों को 4 साल सर्विस करने के बाद किसी तरह की पेंशन नहीं मिलेगी। युद्ध में घायल होने की स्थिति में एक नियमित सैनिक के परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है। अग्निवीर का परिवार केवल 48 लाख रुपए की गैर अंशदायी बीमा राशि के लिए पात्र है। शायद यही वजह है कि अग्निवीर बनने को लेकर कई युवाओं में अब भी नाराजगी है और वो खुलकर इसे जाहिर भी करते हैं। अग्निवीर योजना एक योजना नहीं है, यह सरकार की योजना नहीं है, अंबानी और अडानी की योजना है। भाई बहुत बुरी लगती है जो दुर्दशा देख रहे हो तुम आज के टाइम में हमारे स्टेडियम की, ये अग्निवीर की वजह से ही है और युवाओं के हाथ में आज के टाइम में कटोरा है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने अग्निवीर योजना लागू नहीं की, वो हमारे ऊपर थोपी गई है। 4 साल नौकरी करके क्या करेंगे आगे? 10 लाख रुपए लेके वो क्या करेंगे? उनकी कैरियर क्या होगा? अग्निवीर का जी पूरा फर्क लग गया है। हमारे गांव में से 20, 30, 50 बालक लागे कर दिया आई भर्ती में। 3-4 साल से कोई भी बच्चा मेहनत नहीं करता, वह नौकरी तो मिलती नहीं। 4 साल में क्या करा। अग्निवीर योजना थोड़ी गलत है, क्योंकि जी इसमें सभी का नुकसान है जी। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कोई बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करके राजी नहीं है। जो बेरोजगार बच्चा है वही अग्निवीर की तैयारी कर रहा है। हमारे पापा आर्मी में ही हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि अग्निवीर योजना बहुत ही खराब है, सेना को बर्बाद करके रख देगा। सर 18 से 21 ये हम लोग का ग्रोथ पीरियड होता है और इस समय हम एक जॉब ले रहे हैं और 4 साल में उससे रिटायर कर दिया जा रहा है। सर आपके हिसाब से क्या सही है? यही प्राइम मिनिस्टर सब है, 5 साल के बाद उसको पेंशन में मिलता है, सारा कुछ मिलता है, और आम बच्चों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। मोदी जी का इतना एज हो गया, फिर वो कुर्सी पे बैठ गए और हम लोग बस 21, 22, 23, 24 में बस आ गए रिटायर होके घर। इसके बाद क्या करेंगे? आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के लागू होते ही देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। सरकार इसकी खूबियां गिनाती रही, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे किस तरह से देखते हैं? स्कीम जो है अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो 25% ही इसके अंदर लोग जो हैं वो रेगुलर होंगे, 75% जो हैं उनको 4 साल के बाद निकाला जाएगा, तो वो बहुत कम है। 25% उसको बढ़ा के कम से कम 50% होना चाहिए। वैसे सवाल तो अग्निवीर की समीक्षा की मांग की टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि इसे अब आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। हरियाणा, महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं और 2025 में बिहार में चुनाव, तो क्या अग्निवीर पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? ऐसी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि यूपी में बीजेपी 62 से 33 सीट पर आ गई। वोट परसेंट करीब 50% से 41% रह गया। बिहार में बीजेपी 17 से 12 सीट पर आ गई। वोट परसेंट 24 से लुढ़ककर 20.5% पर आ गया। हरियाणा में बीजेपी का पिछली बार का परफॉर्मेंस 10/10 था, इस बार 5 सीट रह गई। वोट परसेंट 58% से 46 पर आ गया। इसी तरह राजस्थान में पिछली बार 24 सीट जीती थी, अब 14 रह गई और वोट फीसदी भी 59 से घटकर 49 पर आ गया। तो क्या इस डाउनफॉल में अग्निवीर का अहम रोल रहा? क्या नौजवान बेरोजगारी के साथ अग्निवीर के खिलाफ मतदान केंद्र तक गया? वजह जो भी है, इतना तय है कि विपक्ष के साथ बीजेपी के साथी दलों ने भी अग्निवीर पर दबाव बनाना तो शुरू कर भी दिया। ये तो इसके खिलाफ तो पूरा देश है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो जेडीयू ने कहा है वो ठीक ही कहा है इस बारे में कि अग्निवीर की योजना तुरंत समाप्त होनी चाहिए, लेकिन पहले सरकार तो बनने दीजिए, उसके बाद ही कहेंगे कुछ। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। समीक्षा की जानी चाहिए अग्निवीर और यूसीसी, इन दोनों को लेकर। क्या इस तरीके की समीक्षा को लेकर आप लोगों
आप लोग भी सोच रहे हैं? फिलहाल हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसके बाद तमाम इन विषयों पर क्यों नहीं चर्चा हो सकती है, बिल्कुल चर्चा हो सकती है, बैठ के तमाम बातों पर चर्चा हो सकती है और देश हित में जो होगा वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ अग्निवीर तक सीमित नहीं है। अब मुद्दों का पिटारा खुला है तो सबके अपने अपने इश्यूज हैं जिन्हें हर कोई सरकार बनाने से पहले या सरकार में शामिल होने से पहले रिजॉल्व करना चाहता है और इस पर बीजेपी का ठोस जवाब भी चाहता है। जैसे जेडीयू समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के सपोर्ट में तो है, लेकिन इसकी भी समीक्षा चाहती है। जातिगत जनगणना को लेकर टीडीपी और जेडीयू दोनों समर्थन करते हैं, लेकिन बीजेपी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहती, न्यूट्रल स्टैंड है। मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी विरोध करती है। विरोध तो कोटे के अंदर सब कोटे का जेडीयू भी कर रही है, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी इसके समर्थन में है। इसी तरह विशेष राज्य का दर्जा देना भी इशू है। नीतीश और नायडू दोनों चाहते हैं कि बिहार और आंध्र को स्पेशल स्टेटस मिले, लेकिन बीजेपी इसके विरोध में है। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने, खास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। सवाल तो दूसरे मुद्दों का भी है, जिसे बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया था। बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की निकली तो काशी मथुरा में मंदिर वहीं बनाएंगे तक पहुंची, यानी धर्मस्थल कानून में बदलाव। इसके अलावा एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए मोदी 3.0 की शपथ नए अग्निपथ जैसी है, जिस पर साथी दलों के सहारे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, और ये काम ऐसा है जिसका वर्तमान सरकार को फिलहाल एक्सपीरियंस नहीं है। मगर एक कहावत भी है, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। इसीलिए अब की बात गठबंधन की सरकार। बात निकली तो मंत्रिमंडल और पोर्टफोलियो तक भी पहुंच गई और इस तरह की खबरें बार बार सामने आती रही कि जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों की कुछ खास मंत्रालयों पर नजर है। इसी लाइन लेंथ पर चिराग पासवान और जीतन मांझी के बयान भी सामने आए। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी साथियों को कैसे एडजस्ट करेगी, मंत्रिमंडल पर कौन अड़ेगा, कौन कितना झुकेगा, संभावनाओं को शब्दों में पिरोती रिपोर्ट जरूर देखिए। अब की बार मोदी 3.0 सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा, कैसे होगा, मोदी सरकार के साथ कितने मंत्री बनेंगे, कौन से पुराने चेहरे रहेंगे, किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, इस बार गठबंधन के साथियों को कितना और कैसे एडजस्ट किया जाएगा। ये सारे सवाल बीजेपी के सामने हैं। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मगर ऐसा लगता है कि गठबंधन के साथियों के बिना मंत्रिमंडल वाली एक्सरसाइज पूरी नहीं होगी, इसलिए खबरों का बाजार गर्म है। एबीपी न्यूज के सोर्सेस के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार का शपथ ग्रहण 9 जून को हो सकता है। जेडीयू यानी नीतीश की पार्टी ने बिना शर्त सपोर्ट देने का ऐलान किया है। जेडीयू ने अपनी तरफ से अभी किसी मंत्रालय की डिमांड नहीं की। चिराग पासवान ने भी अपनी तरफ से किसी डिमांड की बात से इनकार किया। तेलुगु देशम पार्टी का भी कहना है कि फिलहाल प्राथमिकता सरकार का गठन है, समर्थन बिना शर्त है। No question of demand. If it is a post, there is no conditions imposed. मंत्रिमंडल को लेकर, कैबिनेट बर्थ को लेकर कैमरे पर सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कोई खुलकर नहीं कह रहा कि उनकी पार्टी किन मंत्रालयों में और किस पोस्ट में इंटरेस्टेड है। हालांकि सोर्सेस के मुताबिक एनडीए के 2 बड़े सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू की कुछ खास मंत्रालयों पर नजर हो सकती है, मगर मंत्रालय के बंटवारे का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर टीडीपी और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है। टीडीपी चाहती है कि केंद्र में उसे एक कैबिनेट बर्थ और 2 राज्य मंत्री दिए जाएं। जानकारी तो ये भी है कि आंध्र के लिए स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज पर भी सहमति बन चुकी है। हालांकि इस सबके बीच खबर इस तरह की भी है कि डील इससे आगे की भी हो रही है। हैदराबाद के टीडीपी नेता ने दावा किया कि उनकी पार्टी को 6 विभाग और स्पीकर की पोस्ट मिल सकती है। 2014 में मोदी सरकार के दौरान टीडीपी के पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय था। तो हम तो डिमांड नहीं कर रहे हमको ये चाहिए बोल के। चंद्रबाबू नायडू जी का प्राइम गोल है डेवलपमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो बाइफर्केशन का जो कमिटमेंट्स है अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, तो वो पूरा कमिटमेंट्स पूछ चुके हैं। इन एडिशनली सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ सपोर्ट हमारा सपोर्ट मोदी जी पूछे तो हम जरूर काम करने के लिए तैयार है। देखा, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक
कैबिनेट बर्थ को लेकर किस तरह का कंफ्यूजन है। वैसे जहां तक मोदी सरकार में तेलुगु देशम पार्टी की भूमिका और मंत्री पद का सवाल है, खासकर स्पीकर पद की बात है, तो इसके लिए 25 साल पहले चलना होगा। 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार को चंद्रबाबू नायडू ने तब सपोर्ट किया था। उस दौरान नायडू ने किसी कैबिनेट बर्थ की मांग नहीं की थी। हाँ, उन्होंने स्पीकर पद की डिमांड जरूर रखी थी। इसके बाद नायडू की तरफ से जीएमसी बालीयोगी को स्पीकर की पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया और वो स्पीकर बने भी। गठबंधन सरकार में स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वाजपेयी को विश्वास मत हासिल करना था, तब स्पीकर बालयोगी ने गिरधर गमांग को यह सलाह दी थी कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन वोट करें। 4 जून की तारीख बीत चुकी है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने है, लेकिन यूपी के नतीजों पर मंथन रुक नहीं रहा। यूपी को लेकर दिल्ली में हलचल बहुत तेज है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि यूपी में कहां चूक हुई। इंडिया अलायंस के शानदार प्रदर्शन से बीजेपी दंग है। कांग्रेस को संजीवनी, समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ सीट और बीजेपी को झटका इस यूपी से मिला है। यूपी में बीजेपी के लिए सब उल्टा पुल्टा हो गया, इसलिए हम आपको 2024 की यूपी पॉलिटिक्स के बारे में बताएंगे। यूपी मतलब क्या? उल्टी पुल्टी पॉलिटिक्स। दो 2019 में बीजेपी गठबंधन ने यूपी में 64 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 36। अगर यूपी से बीजेपी को 32 सीटें और मिल जाती तो बीजेपी का मीटर होता 272 और अपने दम पर तीसरी बार लगातार सरकार बनाती बीजेपी। लेकिन यूपी ने पक्ष, विपक्ष और तटस्थ सबको चौंका दिया। बीजेपी तो लखनऊ से दिल्ली तक मैराथन मंथन कर रही है, जवाब ढूंढ रही है कि यूपी में क्या हो गया, सब उल्टा पुल्टा कैसे हो गया, अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई, क्या बीजेपी ने गलत टिकट बांटे, अगर हाँ तो जिम्मेदारी किसकी है। टिकट बांटने में गड़बड़ी हुई वो हुई, सांसदों का जो रवैया था वो गड़बड़ हुआ, और उसके अलावा भी जो स्थितियां थी वो वैसी नहीं थी जैसे कि बताई जा रही थी। तो सब हवाई वाले मामले में रह रहे थे और उनको लगता था कि प्रभु राम जो है वो सब जिता देंगे और बाकी करने की कोई दिक्कत नहीं है, और या मोदी जी जिता देंगे। तो उनके सामने वही थी, व्यक्तिगत व्यवहार लोगों का खराब था, सांसदों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, उनसे नाराज़गी बहुत सारी थी। ये सब चीज़ें थी जिसके पीछे कारण एक बना और वो फिर नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी का। 2019 की तुलना में इस बार बीजेपी की 29 सीटें कम हैं, लेकिन वोट शेयर करीब 9% तक गिर गया। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। बीजेपी का हर 10वां वोटर कहीं और चला गया। तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल है कि यूपी ने अखिलेश को ताकत देने के लिए वोटिंग की या फिर बीजेपी के खिलाफ गुस्से को अखिलेश ने कैश किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार जाति फैक्टर और सोशल इंजीनियरिंग ने गेम कर दिया। मुझे लग रहा है कि जो इक्वेशन था उस पर बाकी चीज़ें भारी हुई। समीकरण जो बनाया है, खासतौर से अखिलेश यादव ने जो समीकरण बनाया पीडीए का, वो सब पे भारी हुआ, और उन्होंने बहुत चालाकी से और बहुत जिसे कह सकते हैं पतली गली से बनाया। किसी को बहुत ज़्यादा हवा नहीं होने पाई, और आमतौर पे लगा लोगों को नहीं वैसे ही ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से वो काम किया। यादव बंधुओं को कम टिकट दिए, मुस्लिम्स को कम टिकट दिए, और वो जो पिछड़ी जाति थी, जो अति पिछड़े में था, जहाँ ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था, वहाँ जो है उनको ज़्यादा वोट दिए, और उसका उन्हें बहुत बड़ा लाभ भी मिला। यूपी के नतीजों से ये तो साफ है कि अल्पसंख्यकों का वोट एक मुश्त इंडिया अलायंस को पड़ा। कांग्रेस की सीट 1 से 6 हो गई और समाजवादी पार्टी 5 से 37 पर पहुंच गई। लेकिन दलित वोट कहां गया? जाटव और नॉन जाटव के वोट कहां चले गए? बीएसपी का वोट परसेंटेज तो पिछली बार की तुलना में आधे से भी कम हो गया। तो जब बीजेपी का वोट शेयर गिरा और बीएसपी के वोट भी कट गए, तो क्या दलित वोटर्स ने भी राहुल और अखिलेश पर भरोसा जताया? और इससे भी बड़ा सवाल कि नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का जीतना क्या मैसेज देता है? चुनाव नतीजों को देखें तो मैं देख रहा हूं कि 80 में से 16 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को मदद मिली बीएसपी की वजह से, यानी ऐसी 16 सीटें हैं जहां बीएसपी का वोट मार्जिन विनिंग मार्जिन से ज़्यादा रहा है। यानी जो लोग हारे, एसपी के उम्मीदवार हारे, 14 उम्मीदवार एसपी के हैं और
2 कांग्रेस के हैं, वो उम्मीदवार को जो विनिंग मार्जिन जिस मार्जिन से उन्होंने लूज किया है वो बीएसपी को मिले वोट से कम है। यानी बीएसपी का वोट नहीं मिलता तो ये सीटें कांग्रेस और एसपी के पक्ष में होती और नतीजा बिल्कुल बदल जाता। नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद को जो मौका मिला है वो बीएसपी की निष्क्रियता का एक बड़ा मौका है और वो एक नई स्पेस ले सकते हैं यदि वो अपने संगठन को बढ़ाते हैं, ताकत देते हैं और वो बीएसपी का जो वोट है, दलित वोट है, उसको किस तरह से अपने साथ ले जा सकते हैं। तो वो नगीना में उनकी जीत ये बताती है कि बीएसपी की निष्क्रियता का या मायावती जी की निष्क्रियता का एक बड़ा फायदा उन्हें हुआ है। यूपी 80 नेताओं को संसद के अंदर भेजता है। इन 80 में एक नाम नरेंद्र मोदी का भी है। इसमें कोई शक नहीं कि देश में सबसे पॉपुलर लीडर कोई है तो वो मोदी है। लेकिन वाराणसी का वोटिंग पैटर्न भी चौंकाने वाला रहा। मोदी के सामने जिन अजय राय को 2014 में 7% वोट मिले, 2019 में 14% वोट मिले, वही अजय राय इस बार 40% वोट हासिल करने में कामयाब रहे। ये अलग बात है कि 50% से ज्यादा वोट हासिल करके मोदी ने वाराणसी से हर बार विरोधी के जीतने की संभावना को खारिज कर दिया। लेकिन ये सवाल तो जरूर है कि पिछली बार 4,80,000 वोटों से चुनाव जीतने वाले मोदी की जीत का मार्जिन इस बार 1.5 लाख के आसपास कैसे सिमट गया। वाराणसी को देखें तो प्रधानमंत्री जी की सीट है और सभी लोग समझ रहे थे कि वो बड़ी जीत के अंतर के साथ वहां पर जीतेंगे। अजय राय लगातार वहां पर लड़ते रहे हैं। 2 चुनाव में वो लड़े, 2014 में भी, 2019 में भी, लेकिन कभी उनको इस तरह का मौका नहीं मिला। इस बार उनका वोट बड़ा है और उसकी एक बड़ी वजह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है कि लगातार वहाँ पर उन दोनों ने मिलकर एक बड़ी ताकत का सहारा लिया और वो अजय राय के साथ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा दिखाई दिया है और उसने उस मार्जिन को कम कर दिया है। करीब करीब 3 लाख वोटों का अंतर उसमें से हुआ है। यानी 2019 में जो प्रधानमंत्री जी का विनिंग मार्जिन था उससे कम होकर वो 1.5 लाख पर पहुंच गया है। लेकिन वो एसपी कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन था उसने उसे बड़ी ताकत दी। अगर एक शब्द में कहें तो यूपी के नतीजों ने ही इंडिया गठबंधन को बूस्टर दिया है और बीजेपी से पूर्ण बहुमत वाला कॉन्फिडेंस छीना। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन को करारी शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी में कुछ बड़ा भी हो सकता है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन इस मीटिंग से पहले एक और मीटिंग होगी और वो मीटिंग होगी यूपी में बीजेपी की हार पर। आखिर भगवा किले में लाल टोपी वालों ने सेंध कैसे लगा दी। 2022 में बीजेपी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत दिलाने वाली जनता को 2 साल में ऐसा क्या महसूस हुआ कि वोट इंडिया अलायंस को शिफ्ट हो गया। डबल इंजन की सबसे दमदार सरकार इस चुनाव में फ्लॉप कैसे हो गई। विपक्ष को भी नहीं पता कि आखिर बीजेपी कहां चूक गई और इसका जिम्मेदार कौन है। पूरा का पूरा देखिए, सभी कार्यकर्ताओं को एक कर लो और एक करने के बाद जनता के बीच में जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, अगर समाजवादी पार्टियों की नीतियां और जो समाजवादी सरकार में जो काम हुए हैं अगर जनता तक पहुंच जाए और उनको याद लगा लो तो निश्चित फिर जनता सपोर्ट करने का काम करती है। ये कारण जो है केवल योगी जी को का जिम्मेदार ठहरा रहे हो। एतवालीनाल तो मोदी साहब थे, मन की बात तो मोदी साहब चलती थी। अयोध्या में आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा के सामने योगी जी को तो पूरा हटा ही दिया गया था, देखा था कि नहीं। आलीनाल तो मोदी साहब थे। इस हार का कारण भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी नीति, जन विरोधी नीति और युवा विरोधी नीति, ये तमाम कारण क्रम फैक्टर्स हैं। बीजेपी को वोटर का मिजाज भांपने और मेहनत से सत्ता नापने में माहिर माना जाता है, लेकिन यूपी ने बीजेपी के चुनाव प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोई जाति विशेष की नाराजगी को फैक्टर मान रहा है तो कोई ओपी राजभर और संजय निषाद जैसे सहयोगियों के प्रदर्शन को निराशाजनक बता रहा है। सच जो भी हो, बीजेपी को यूपी ने जोर का झटका दिया है। इस सियासी भूकंप के आफ्टर शॉक्स कई दिग्गजों पर भारी पड़ सकते हैं। जो इक्वेशन था उस पर बाकी चीज़ें भारी हुई। समीकरण जो बनाया है, खासतौर से अखिलेश यादव ने जो समीकरण बनाया पीडीए का, वो सब पे भारी हुआ और उन्होंने बहुत चालाकी से और बहुत
जिसे कह सकते हैं पतली गली से बनाया, किसी को बहुत ज़्यादा हवा नहीं होने पाई और आमतौर पे लगा लोगों को नहीं वैसे ही ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से वो काम किया। यादव बंधुओं को कम टिकट दिए, मुस्लिम्स को कम टिकट दिए और वो जो पिछड़ी जाति थी, जो अति पिछड़े में था, जहाँ ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था, वहाँ जो है उनको ज़्यादा वोट दिए और उसका उन्हें बहुत बड़ा लाभ भी मिला।